हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को लेकर फोकस्ड होंगे। मैं सूरज वर्मा आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। चैप्टर 1 हमने ऑलरेडी कर लिया है और उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है, आप चाहे तो वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं। अब मान लीजिए आपको आपके किसी दोस्त का घर ढूंढना है, लेकिन आपको सिर्फ इतना बताया जाए कि वह भारत में रहता है, तो क्या आप उसका घर ढूंढ पाएंगे? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। क्योंकि किसी भी स्थान तक पहुंचने के लिए हमें उसका पूरा पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक उसी तरीके से पृथ्वी पर भी अगर किसी स्थान की सही स्थिति जाननी है आपको, तो उसका एक विशेष पता चाहिए। अब सवाल ये आता है कि पृथ्वी पर इतने सारे देश, इतने सारे शहरों और इतने सारे स्थानों के बीच किसी भी एक जगह का सटीक पता कैसे लगाया जाए। इस समस्या को हल करने के लिए वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखा बनाई, इमेजिनरी लाइंस बनाई, जिसको ही हम लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के नाम से जानते हैं। तो आज के अध्याय में हम जानेंगे कि ये रेखाएं क्या हैं, इन्हें क्यों बनाया गया है और इनकी सहायता से पृथ्वी पर किसी भी स्थान की सटीक स्थिति कैसे निर्धारित की जाती है। चैप्टर का नाम है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। स्टार्टिंग में हमसे कहता है कि प्रीवियस चैप्टर में आपने देखा कि अर्थ जो प्लैनेट है हमारा, उसकी शेप क्या है, कंप्लीट स्फेयर नहीं है। ये स्लाइटली फ्लैटेंड है नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ से, और मिडल में बल्ज्ड है, यानी कि ऊपर नीचे से थोड़ी पिचकी हुई है और नीचे से उभरी हुई है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि अर्थ कैसी दिखाई देती है? अगर आपको अर्थ कैसी दिखाई देती है इसका एक प्रॉपर आइडिया लेना है, तो आपको ग्लोब का सहारा लेना पड़ेगा। अब ग्लोब क्या होता है? ग्लोब है एक ट्रू मॉडल या फिर मिनिएचर वर्जन ऑफ द अर्थ, जो कि बिल्कुल अर्थ की तरह दिखाई देता है हमको। ग्लोब जो है वो अलग अलग साइज का हो सकता है, अलग अलग टाइप का हो सकता है। कुछ ग्लोब जो हैं वो बड़े होते हैं, जिनको हम इजीली कैरी नहीं कर सकते। कुछ स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स होते हैं, जिनको हम इजीली पॉकेट में रख सकते हैं। कुछ ग्लोब्स बलून लाइक होते हैं, जिनके अंदर हम एयर को इन्फ्लेट कर सकते हैं, और डिफ्लेट करने के बाद हम उनको इजीली कैरी कर सकते हैं। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जो ग्लोब है ना, वो फिक्स नहीं है। ग्लोब को हम सेम उसी वे में घुमा सकते हैं जैसे कि एक टॉप स्पिन करता है या फिर पॉटर्स व्हील जो है वो रोटेट करता है। पॉटर्स व्हील जानते होंगे, जिस पे बर्तन बनाए जाते हैं, जिस तरीके से उसे घुमा सकते हैं ना, या फिर एक लट्टू को जिस तरीके से घुमाया जाता है, सेम उसी तरीके से जब आप ग्लोब को केयरफुली देखोगे तो आप इसको भी घुमा सकते हैं। ये कोई फिक्स नहीं है। आगे देखिए, ऑन द ग्लोब, ग्लोब के ऊपर कंट्रीज, कंटिनेंट्स और ओशियन जो हैं वो बिल्कुल करेक्ट साइज में दिखाए हुए हैं। करेक्ट साइज इन द सेंस यहाँ पे ये है कि अगर आप अर्थ को छोटा कर दो, इतनी बड़ी अर्थ है, उसको अगर हम छोटा कर दें तो लगभग इसी के जैसी दिखाई देगी। अब सवाल ये आता है कि अर्थ स्फेयर जैसा शेप दिखता है उसका, तो किसी भी स्फेयर पे किसी लोकेशन को लोकेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जैसे मान लो ये एक स्फेयर है, हमको इस जगह को लोकेट करना है। अब इस जगह को लोकेट करने के लिए हमको कुछ तो रेफरेंस होना चाहिए कि हाँ भाई, मैं इसके ऊपर रहता हूँ, इसके नीचे रहता हूँ, या इसके लेफ्ट या इसके राइट। कोई रेफरेंस लाइन नहीं होगी तो हम इस लोकेशन को कैसे लोकेट कर पाएंगे? जैसे सपोज करो मैंने यहाँ से एक लाइन खींच दी सेंटर में, तो अब आपको आइडिया लग गया कि मैं अपर वाले हाफ में रहता हूँ। सेम अगर मान लो हमने यहाँ पे एक लाइन ऑफ रेफरेंस खींच दी, तो आपको मैं कह सकता हूँ मैं यहाँ पे ईस्टर्न डायरेक्शन में रहता हूँ और इस हिसाब से नॉर्थन डायरेक्शन में रहता हूँ। तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि हाँ, ये लोकेशन कहाँ पे है। अब ग्लोब के बारे में कहता है कि आप नोटिस करेंगे कि एक नीडल है जो कि फिक्स हो रखी है टिल्टेड मैनर में, और ये जो नीडल जो कि पास हो रही है ग्लोब के अंदर से, ये आप अगर यहाँ देखेंगे तो ये जो नीडल आपको जाती हुई दिख रही है, ये नीडल जो पास थ्रू हो रही है, इसको हम एक्सिस बोलते हैं। और इस एक्सिस के जो एंड पॉइंट्स है, यहाँ नीचे की तरफ देखोगे और यहाँ ऊपर की तरफ देखोगे, तो ये जो एंडिंग पॉइंट्स हैं इनको पोल्स बोलते हैं। इसीलिए एक्सिस के जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, और ये जो नीचे वाला है इसको साउथ पोल बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बट ये याद रखने वाली चीज़ है कि जो अर्थ है हमारी, उसके अंदर ऐसी कोई नीडल नहीं है। अर्थ जो है वो भी अपने एक्सिस पे घूमती है, बट वो एक्सिस क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है। अब हमको एक दूसरी इमेजिनरी लाइन के बारे में बताने जा रहा है, बट उससे पहले मुझे ऐसा लगता है कि आपको डायरेक्शन की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे अगर ये मैंने एक प्लेन ड्रॉ करा, तो यहाँ पे होता है नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे वेस्ट, यहाँ पे ईस्ट। डायरेक्शन हमेशा दिमाग में रखना, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे साउथ, आपके राइट हैंड की तरफ ईस्ट, लेफ्ट हैंड की तरफ वेस्ट। इसको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी इमेजिनरी लाइन की तरफ, जिसका नाम क्या है, इक्वेटर।
ये जो अर्थ है इसके सेंटर से बिल्कुल एक इमेजिनरी लाइन जा रही है बीचों बीच से, जिसको हम इक्वेटर के नाम से जानते हैं। इक्वेटर क्या करता है, अर्थ को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। अभी मैंने कहा ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ होता है, नीचे वाला हिस्सा साउथ होता है। तो अगर ये पूरा एक स्फेयर है, स्फेयर को दो भागों में बांट रहा है, तो आधे स्फेयर को क्या बोलते हैं हम, हेमिस्फेयर बोलते हैं, है ना। सेम नीचे भी एक हेमिस्फेयर हो गया। तो इक्वेटर क्या करता है, अर्थ को दो बराबर हेमिस्फेयर में डिवाइड करता है। क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ में आता है तो ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, नदर्न हेमिस्फेयर, और जो सदर्न हाफ है नीचे का उसको क्या बोलेंगे, सदर्न हेमिस्फेयर बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। दे आर बोथ इक्वल हाफ्स, यानी कि जो उसने दोनों हिस्सों बांटे हैं नॉर्थ और साउथ वाले, वो लगभग इक्वल हैं। इक्वेटर जो है वो एक इमेजिनरी सर्कुलर लाइन है, आप देख सकते हो, ये इक्वेटर है, एक सर्कुलर लाइन है जो पूरे अर्थ पे ऐसे राउंड में है। और इसके पैरेलल बहुत सारी हमको लैटिट्यूड्स देखने को मिलेंगी, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3, 4, 5, 6, ऐसे करते 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 90 डिग्री तक हमको लैटिट्यूड्स देखने को मिलती हैं। तो ये जितनी भी लैटिट्यूड्स हैं इनको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं, क्योंकि ये सारी एक दूसरे के पैरेलल हैं। लैटिट्यूड्स को हम डिग्री में मेजर करते हैं, जैसे इक्वेटर जो हमारा है वो 0 डिग्री है, सेम इसके ऊपर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3, 4, 5, 6 ऐसे करते 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 लास्ट में 90 डिग्री तक हमको लैटिट्यूड्स ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगी। सेम नीचे की तरफ भी हमको 90 डिग्री तक लैटिट्यूड्स देखने को मिलेंगी। अब इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, ये 0 डिग्री है। और अगर हम पूरा सर्कल बनाएं तो पूरा सर्कल होता है 360 डिग्री। तो आप इक्वेटर से चाहे नॉर्थ पोल की तरफ जाओ चाहे साउथ पोल की तरफ जाओ, आपको देखने को मिलेगा कि ये जो है ये पूरे 360 डिग्री का 1/4 है। इसीलिए जो पोल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, क्योंकि टोटल होता है 360 डिग्री। यहाँ समझ लीजिए, इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लैटिट्यूड, इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। बट क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू ईदर ऑफ द पोल, किसी भी पोल पे चले जाओ, चाहे नॉर्थ पोल इक्वेटर से, चाहे इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ चले जाओ, एक राउंड सर्कल का ये 1/4 रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए जो पोल्स पे हमारा कितना डिग्री लैटिट्यूड होता है, 90 डिग्री। इसीलिए जो 90 डिग्री नॉर्थ पोल है, 90 डिग्री नॉर्थ में जो लैटिट्यूड है उसको नॉर्थ पोल बोलेंगे, 90 डिग्री साउथ पे जो लैटिट्यूड है उसको हम साउथ पोल के नाम से जाना जाता है। जितने भी पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड हैं इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ की तरफ, उनको नॉर्थ लैटिट्यूड्स बोला जाता है। सेम जितनी भी इक्वेटर से नीचे साउथ डायरेक्शन में पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स हैं उनको साउथ लैटिट्यूड्स कहा जाता है। हर लैटिट्यूड की वैल्यू के आगे हमको उसकी डायरेक्शन लिखनी पड़ती है, जिससे हमको आइडेंटिफाई कर सकें कि वो इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ डायरेक्शन वाले लैटिट्यूड की बात हो रही है या फिर नीचे की तरफ। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हर लैटिट्यूड के आगे, वो जितने डिग्री की लैटिट्यूड होती है उसके आगे एन या फिर एस लिख देते हैं, जिससे हमको एक आइडिया लग जाता है कि कौन सी डायरेक्शन की लैटिट्यूड की बात हो रही है। ठीक है, अगर एन लिखा होगा तो इक्वेटर के नॉर्थ वाली लैटिट्यूड, अगर एस लिखा होगा साउथ तो साउथ वाली लैटिट्यूड यानी कि नीचे वाली लैटिट्यूड की बात हो रही है। अब ऐसा हमने किस लिए करा, इसको यहाँ एक एग्जाम्पल से समझिए कि चंद्रापुर एक जगह है महाराष्ट्र इंडिया में, और बेलो हॉरिजोंते इन ब्राज़ील साउथ अमेरिका, ये दोनों 20 डिग्री लैटिट्यूड पे स्थित है। अभी हमने पढ़ा कि लैटिट्यूड्स को डिग्री में मापते हैं, तो अब मैंने बोल दिया कि दोनों 20 डिग्री लैटिट्यूड पे हैं। बट इन दोनों में फ़र्क क्या है कि जो पहला वाला यानी कि जो हमने चंद्रपुर महाराष्ट्र में देखा, ये 20 डिग्री नॉर्थ में स्थित है, और बेलो हॉरिजोंते जो कि ब्राज़ील में है वो 20 डिग्री साउथ में स्थित है। इससे हमको एक आइडिया ये लगा कि जब हम अर्थ की शेप बनाएंगे, अगर हम अर्थ की शेप बनाते हैं और ये इक्वेटर 0 डिग्री है, तो 20 डिग्री नॉर्थ में हमारा क्या है, चंद्रपुर, यानी कि वो नदर्न हेमिस्फेयर में होगा, और 20 डिग्री साउथ वाला कहाँ होगा, सदर्न हेमिस्फेयर में। तो खाली एन और एस वर्ड लगाने से हमको एक आइडिया लग गया कि महाराष्ट्र वाला चंद्रपुर नदर्न हेमिस्फेयर में है, नॉर्थ डायरेक्शन वाली लैटिट्यूड पे, और ये दूसरा वाला साउथ वाली लैटिट्यूड पे। आई थिंक यहाँ तक आप सबको बातें क्लियर होंगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। अब कुछ बच्चों को ऐसा हो सकता है कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बार बार मैं बोल रहा हूँ, तो उसमें आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी। उस कन्फ्यूजन को भी पहले दूर करते हैं, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। सपोज करो ये अर्थ है या ग्लोब है, इसके ऊपर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको जाती हुई दिख रही हैं, जो मैंने अभी ड्रॉ करी हैं, ये हर 1-1 डिग्री पे होती हैं, और कुछ वर्टिकल लाइंस भी होती हैं जो कि इस डायरेक्शन में जा रही हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको तो हम लैटिट्यूड बोलते हैं,
और ये जो वर्टिकल लाइंस हमको दिख रही हैं इनको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि हम इसको याद कैसे करेंगे। तो ऐसे याद रखना कि ये जो आपको लेटी हुई लाइंस दिख रही हैं, लाइंस जो लेटी हुई हैं इनको लैटिट्यूड बोलेंगे, और ये जो लॉन्ग लॉन्ग लाइनें आपको दिख रही हैं सीधी, इनको लॉन्गिट्यूड बोलेंगे। आई थिंक यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है। तो अब हमको कुछ और इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड के बारे में बताता है। अभी तक हमने 3 लैटिट्यूड के बारे में पढ़ लिया। पहला लैटिट्यूड कौन सा था? 0 डिग्री यानी कि इक्वेटर, जो कि ग्लोब को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करता था। नॉर्थ पोल के बारे में हमने पढ़ा, जो कि 90 डिग्री नॉर्थ पे है, और साउथ पोल वाला लैटिट्यूड जो कि 90 डिग्री साउथ पे है। हमें 4 और इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें पहला है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दूसरा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीसरा आर्कटिक सर्कल, चौथा एंटार्क्टिक सर्कल। इसको इमेज के थ्रू समझते हैं अच्छे से। ये 0 डिग्री इक्वेटर आपने समझ लिया। सेम उसी तरीके से जब आप नॉर्थ डायरेक्शन में 23.5 डिग्री पे जाओगे तो एक इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड है जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि कितने डिग्री पे है? 23.5 डिग्री। उसी तरीके से 23.5 डिग्री जब हम साउथ में जाएंगे इक्वेटर से, तो यहाँ पे एक लैटिट्यूड हमको देखने को मिलेगी जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उसी वे में जब हम नॉर्थ में 66.5 डिग्री जाते हैं इक्वेटर से, तो हमको आर्कटिक सर्कल देखने को मिलेगा, और इक्वेटर से 66.5 डिग्री साउथ में जाएंगे तो हमको एंटार्क्टिक सर्कल लैटिट्यूड देखने को मिलेगा। अब सवाल ये आता है कि सर हम इनके बारे में पढ़ क्यों रहे हैं? तो इसका आंसर ये है कि अर्थ की शेप क्या है? सर्कुलर फॉर्म में अर्थ है। आपको इस ऐसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लो आपके हाथ में एक टॉर्च है और दूसरे हाथ में एक बॉल है। आप क्या करना, टॉर्च को अपनी बॉल पर मारना। तो आप ये नोटिस करेंगे कि जब आप टॉर्च, जैसे हम यहाँ पे टॉर्च मान लेते हैं सन को, इस सन हमारा टॉर्च है। जब आप टॉर्च मारेंगे ना, तो आप देखेंगे कि ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे तो बिल्कुल सीधी लाइट पड़ेगी उसके ऊपर, बट जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे तो आपकी लाइट्स जो है वो तिरछी पड़ेंगी यहाँ पे, और लास्ट तक जाते जाते तो एकदम ही, यानी कि यहाँ पे जो लाइट का इम्पैक्ट होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे लाइट का इम्पैक्ट कम होता चला जाएगा। सेम उसी तरीके से जो सनरेज होती हैं वो इस वाले जोन में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाले जोन में, साल में एक बार सनरेज ज़रूर ओवरहेड होती हैं, यानी कि सीधी यहाँ पे सनरेज पड़ती हैं। इसलिए यहाँ पे जो क्लाइमेट होता है वो हॉट होता है, यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है क्योंकि सनरेज डायरेक्टली यहाँ पड़ती हैं। साल में एक बार यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी भी लैटिट्यूड्स हैं सब पे एक बार सन बिल्कुल ओवरहेड जरूर होगा। नेक्स्ट, जैसे जैसे हम दूर जाते हैं सनरेज का इम्पैक्ट कम होता जाता है, इसीलिए यहाँ का टेम्परेचर मॉडरेट होता है, यहाँ का क्लाइमेट मॉडरेट होता है। और लास्ट में जब हम देखेंगे बिल्कुल लास्ट में पोल्स की तरफ, आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल के बीच में, तो यहाँ पे बिल्कुल ही स्लैंटिंग सनलाइट पड़ती है, इस वजह से यहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट होता है। ठीक है, इसको हम आगे देख लेते हैं। हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, इसलिए हमने इन लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ा है क्योंकि इनका इम्पैक्ट जो है वो किससे है, इसका रिलेशन हीट जोन्स ऑफ द अर्थ से है। तो कहता है मिड डे सन जो है वो एग्जैक्टली ओवरहेड होता है एटलीस्ट वंस अ ईयर, साल में एक बार, ऑन ऑल द लैटिट्यूड्स इन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ जो मैंने बताया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये जो ग्रीन वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पे सनरेज साल में एक बार हर लैटिट्यूड पे बिल्कुल ओवरहेड होती हैं। इसीलिए ये जो एरिया है ये मैक्सिमम हीट रिसीव करता है और इसलिए इसको टॉरिड जोन बोला जाता है। नेक्स्ट, जो मिड डे सन होता है वो नेवर साइन ओवरहेड, सर के ऊपर बिल्कुल नहीं होता, यहाँ पे स्लैंटिंग सनलाइट पड़ती है, तो एंगल ऑफ सनरेज जो है वो डिक्रीज होता जाता है जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो जो एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में नॉर्थ में है, यहाँ समझ लो कि जो एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल के बीच में है नॉर्थ में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में है साउथ के, यहाँ का टेम्परेचर मॉडरेट होता है। यही हमसे कहना चाह रहा है मॉडरेट टेम्परेचर, इसको क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन बोला जाता है। बीच वाला क्या था, टॉरिड जोन, ये है टेम्परेट जोन। नेक्स्ट कहता है एंटार्क्टिक सर्कल से नॉर्थ पोल या फिर आर्कटिक सर्कल से, यहाँ देख लो आप, आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल या फिर एंटार्क्टिक सर्कल से साउथ पोल, इस वाले पोर्शन की बात कर रहा है जो आपको ग्रे कलर में दिख रहा है। यहाँ पे है सनरेज बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्लांटिंग होती है पूरे साल, इसलिए यहाँ का जो क्लाइमेट होता है यहाँ पे बहुत कम हीट होती है और बहुत
कोल्ड क्लाइमेट होता है यहाँ का, इसलिए इसको फ्रिजिड जोन बोला जाता है। एक बार दोबारा देख लो, ये वाला एक्सट्रीम हॉट वाला जोन, इसको टॉरिड जोन बोला जाता है, ये नॉर्थ में और यहाँ साउथ में इसको टेम्परेट जोन बोला जाता है, और ये वाला जो जोन है नॉर्थ में और साउथ में दोनों को, इनको फ्रिजिड जोन बोला जाता है। आई थिंक यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब हम आते हैं लॉन्गिट्यूड्स पे। अभी तक हमने लैटिट्यूड के बारे में पढ़ा, जिसमें लैटिट्यूड में हमने सबसे पहले 0 डिग्री लैटिट्यूड इक्वेटर के बारे में पढ़ा, फिर 90 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ पोल, 90 डिग्री लैटिट्यूड साउथ पोल। उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स को हमने देखा, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री साउथ, आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ, एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ। सेम उसी तरीके से हम लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे। तो लॉन्गिट्यूड मैंने पहले ही बताया कि लॉन्गिट्यूड जो है वो सीधी वर्टिकल लाइंस होती हैं। तो किसी भी स्थान की फिक्स पोजीशन को जानने के लिए ये बिल्कुल नेसेसरी है कि हमको लैटिट्यूड के अलावा कुछ और भी नॉलेज हो। जैसे एग्जांपल के लिए टोंगा आइलैंड जो कि पैसिफिक ओशियन में है, और मॉरिशियस आइलैंड जो कि इंडियन ओशियन में है, ये दोनों 20 डिग्री साउथ पे हैं। अब हमको इतना तो आइडिया लग गया कि अगर अर्थ पे ये इक्वेटर है तो ये दोनों 20 डिग्री साउथ पे स्थित हैं, यानी कि सदर्न हेमिस्फेयर में दोनों हैं। बट हमको पता कैसे लगेगा कि कौन सा इधर है कौन सा इधर है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमको प्रिसाइजली लोकेट करना है तो कोई एक लाइन ऑफ रेफरेंस लेंगे जिसके रिस्पेक्ट में हम कह सकें कि हाँ ये इसके ईस्ट में स्थित है, या इस लाइन के इधर जो भी चीज़ें हैं वो वेस्ट में स्थित हैं। तो इन ऑर्डर टू लोकेट देम प्रिसाइजली वी मस्ट फाइंड हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दीज प्लेसेस आर फ्रॉम अ गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस। इस लाइन के इधर की तरफ होंगे तो कितना डिग्री ईस्ट में है, कितना डिग्री वेस्ट में है, इसके लिए हमको एक लाइन तो ज़रूर चाहिए ना जिसको हम लाइन ऑफ रेफरेंस मान सकें। तो जिस लाइन को लाइन ऑफ रेफरेंस माना गया है उसी लाइन को बोला जाता है मेरिडियन। ठीक है, दीज लाइन्स ऑफ रेफरेंस आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। आगे बढ़ते हैं। ये जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं इनका सबका साइज लगभग एक बराबर होता है, ये सारी लॉन्गिट्यूड एक बराबर होती हैं। इक्वेटर के पास इनकी डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होती है, बट जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाओगे इनके बीच की डिस्टेंस 0 हो जाती है। आगे देखते हैं। इनके बीच की डिस्टेंस डिग्री में मापी जाती है, और हर डिग्री को हम फर्दर मिनट्स और सब मिनट्स में, यानी कि सेकंड में डिवाइड कर सकते हैं। जिस तरीके से किलोमीटर को हम मीटर में, उसके बाद सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, सेम उसी तरीके से ये जो लॉन्गिट्यूड्स होती हैं इनको हम मिनट में, डिग्री मिनट उसके बाद सेकंड में डिवाइड कर सकते हैं। ये जो है सेमी सर्कल्स होते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस डिक्रीज होती चली जाती है जैसे जैसे हम पोल्स तक जाते हैं, और 0 हो जाती है जहाँ पे मेरिडियंस आपस में मिलती हैं पोल्स के पास। नेक्स्ट जब हम आगे बढ़ते हैं तो कहता है कि एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये आपको याद रखना है कि अर्थ की जो मूवमेंट होती है वेस्ट टू ईस्ट होती है। से अर्थ है तो ये मूव कैसे करेगी, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। और अगर यहाँ पर सन है तो सनरेज जब अर्थ पे आएंगी तो सबसे पहले, अगर मान लो यहाँ पे 0 डिग्री लैटिट्यूड है तो इधर जितनी भी जगह होंगी वहाँ पहले सनरेज पड़ेंगी, फिर इस जगह, फिर इस जगह, फिर धीरे धीरे अर्थ रोटेट करती हुई जब उधर जाएगी फिर यहाँ, उसके बाद यहाँ जितनी भी जगह होंगे वहाँ पे सुबह होगी। तो जितनी भी इस लॉन्गिट्यूड से ईस्ट में प्लेसेस हैं वहाँ का समय हमेशा इस वाले 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से आगे होगा, क्योंकि यहाँ पहले सुबह हो जाएगी, फिर इधर, फिर इधर, फिर यहाँ पे आके, और इधर के इसके जो वेस्ट में जगह होंगी यहाँ का समय हमेशा इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के पीछे होगा। वही बात ही हमसे कहना चाह रहा है। कहता है कि जैसे जैसे अर्थ रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट, तो जो भी प्लेस ग्रीनविच के ईस्ट में है, ये ग्रीनविच इसके ईस्ट में इधर होगा, वेस्ट में इधर होगा, विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम, यहाँ पे जो टाइम होगा उससे आगे होंगे, और जो कि वेस्ट में है वो कि इससे पीछे होंगे समय में। और इस डिफरेंस को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अर्थ जो है वो अपनी पूरी रोटेशन 360 डिग्री 24 घंटे में कंप्लीट करती है। जब आप 360 को 24 से डिवाइड करोगे तो आंसर निकलेगा 15 डिग्री इन एन आवर। अर्थ जो है वो 1 घंटे में 15 डिग्री रोटेट करती है, या सिंपल वर्ड्स में समझें तो 1 डिग्री इन 4 मिनट। अर्थ 1 डिग्री रोटेट करने में 4 मिनट का समय लेती है। और इसको बिल्कुल ध्यान से समझना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बिल्कुल बनते हैं, आपको न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से कि अगर ग्रीनविच मीन टाइप पे इतना समय हो रहा है तो बताओ इस जगह इस वाली लॉन्गिट्यूड पे कितना समय हो रहा होगा। तो
ये कह रहा है कि अगर ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, यहाँ पे दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो 15 डिग्री ईस्ट, यहाँ पे कोई 15 डिग्री ईस्ट में लॉन्गिट्यूड है, यहाँ पे कितना समय हो रहा होगा। तो अभी मैंने बताया कि ईस्ट में जितनी होंगी उनका समय इनसे आगे होगा, पहली बात तो ये। अगर वेस्ट की कोई जगह पूछता तो हम उसमें से समय माइनस करते। 0 डिग्री से ईस्ट में है तो इसका समय इससे आगे होगा, और यहाँ बज रहे हैं 12, और यहाँ से कितना डिग्री का डिफरेंस है 0 डिग्री से, और ये 15 डिग्री के बीच में 15 डिग्री का डिफरेंस है, और 1 डिग्री रोटेट करने में कितना समय लेती है, 4 मिनट। यानी कि टोटल देखा जाए तो 60 मिनट का डिफरेंस आता है 0 डिग्री और 15 डिग्री लेटीट्यूड के बीच में। और क्योंकि यहाँ 12 बज रहे हैं तो यहाँ पे कितने बजेंगे बताओ, यहाँ पे होगा 1 PM। सेम उसी तरीके से अगर कोई 15 डिग्री लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड इधर की तरफ होता तो समय कितना हो रहा था, अगर यहाँ 12 बज रहे हैं तो यहाँ पे 11 AM हो रहा होता। वही हमको यहाँ पे समझाया गया है। दोबारा देख लो एक बार, इसको याद रखना कि 1 डिग्री 4 मिनट में रोटेट करती है अर्थ। तो अगर 12 बज रहे होंगे दोपहर के ग्रीनविच के, तो इस टाइम जो भी लोकेशन 15 डिग्री ईस्ट पे होगी ग्रीनविच के, तो वहाँ 60 मिनट आगे होगी, यानी कि 1 घंटे आगे, तो वहाँ पे 1 PM हो रहा होगा। बट अगर 15 डिग्री वेस्ट ग्रीनविच के है तो वहाँ पे 1 घंटे पीछे का समय होगा, यानी कि 11 बज रहे होंगे वहाँ पे। सिमिलरली 180 डिग्री जो हमारी लॉन्गिट्यूड है, अगर ग्रीनविच पे दोपहर के 12 बज रहे हैं तो वहाँ पे रात के 12 बज रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है आप किसी भी जगह का अगर लोकल टाइम जानना चाहते हैं, मतलब ऐसी लोकली आपको टाइम सेट करना है, तो जब सन जो है वो एकदम हाईएस्ट पॉइंट में होगा आपके, तो घड़ी को 12 बजे सेट कर लेना, वो लगभग सिमिलर ही टाइम होगा। ठीक है, लोकल टाइम जानने के लिए। सो आगे जब हम मूव करते हैं तो हमारा हेडिंग आता है वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, कि हमें स्टैंडर्ड टाइम की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब होता क्या है कि हर मेरिडियन पे, हर लॉन्गिट्यूड पे टाइम अलग अलग होता है, क्योंकि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड में लगभग 4 मिनट का डिफरेंस आ जाता है। अब इंडिया ऐसा तो है नहीं कि खाली एक लॉन्गिट्यूड पे लोकेटेड है और इस लॉन्गिट्यूड का हम टाइम निकाल दें और पूरे इंडिया में लागू कर दें उसको। इंडिया तो बहुत बड़ा कंट्री है। अब इंडिया का जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट देखोगे वो 68 डिग्री ईस्ट में है, और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट देखोगे तो लगभग 97 डिग्री ईस्ट में है। आप अगर इनका डिफरेंस देखोगे तो लगभग आपको 30 डिग्री का डिफरेंस देखने को मिलेगा इसके डिस्टेंस में। और 1 डिग्री रोटेट करने में अर्थ लेती है 4 मिनट का समय, यानी कि 120 मिनट जो है इन दोनों लेटीट्यूड्स के बीच का, लॉन्गिट्यूड के बीच का डिफरेंस 120 मिनट्स आता है, यानी कि लगभग 2 घंटे का डिफरेंस हमको देखने को मिलता है। सपोज़ करिए यहाँ पे सुबह के 6 बज रहे हैं, तो अभी हमने पढ़ा कोई भी लॉन्गिट्यूड है उसके ईस्ट में अगर कोई लॉन्गिट्यूड होगी तो उसका समय आगे होगा, तो 2 घंटे का डिफरेंस, यानी कि यहाँ पे सुबह के बज रहे होंगे 8। अब सवाल ये उठता है कि सर ये भी इंडिया की है, ये भी इंडिया की है, किसके अकॉर्डिंग समय को रखा जाए। अगर सब लॉन्गिट्यूड का समय अलग अलग रख दिया जाए तो टाइम टेबल का मिसमैनेजमेंट हो जाएगा। ट्रेन्स वगैरह का टाइम कैसे डिसाइड करोगे, इसकी घड़ी में दिखा रहा है 8, इसकी घड़ी में दिखा रहा है उसी टाइम 6। तो इस मिसमैनेजमेंट को रोकने के लिए ये डिसाइड करा गया कि जो इंडिया के बीचों बीच जो लाइन जा रही है, यहाँ पे लगभग बज रहे होंगे 7, इसको हम लाइन ऑफ रेफरेंस मान लेंगे कि यहाँ पे इस लॉन्गिट्यूड पे जो समय हो रहा होगा वही पूरा इंडिया फॉलो करेगा, जिससे कि ये जो 2 घंटे का डिफरेंस आ रहा था इन दोनों जगह के बीच में, इसको दूर किया जा सके। तो जो समय इस वाली लॉन्गिट्यूड पे हो रहा होगा उसी को पूरा इंडिया फॉलो करेगा, ताकि पूरे इंडिया में, चाहे वो यहाँ रहता हो, चाहे यहाँ रहता हो, चाहे यहाँ, चाहे किसी भी लॉन्गिट्यूड पे कोई भी इंसान रहता हो, सबकी घड़ी एक ही जैसा समय दिखाए। इसको ऐसे समझ लो यहाँ पे पढ़ के, द लोकल टाइम ऑफ अ प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफर। अलग अलग लॉन्गिट्यूड पे अलग अलग टाइम होता है, हर 1 डिग्री पे 4 मिनट का डिफरेंस आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर ट्रेन्स विच क्रॉस सेवरल लॉन्गिट्यूड्स। अगर हर लॉन्गिट्यूड के हिसाब से समय रखने लग जाएँ तो टाइम टेबल कैसे बनाया जाएगा ट्रेन्स वगैरह का। इन इंडिया एग्जाम्पल के लिए आपको दिया है कि लगभग 1 घंटे 45 मिनट का डिफरेंस है द्वारका जो कि गुजरात में है और डिब्रूगढ़ जो कि असम में है, इनके बीच में ही लगभग 1 घंटे 45 मिनट का डिफरेंस है। तो कोई ना कोई लाइन तो ऐसे रेफरेंस के लिए माननी पड़ेगी जो कि इंडिया के सेंट्रल में हो और पूरी कंट्री के लिए उसको स्टैंडर्ड टाइम के लिए यूज किया जा सके।
तो इंडिया में 82.5 डिग्री, इसको बिल्कुल याद कर लेना। 82.5 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है, इसको स्टैंडर्ड मेरिडियन के रूप में माना जाता है। जो इस मेरिडियन का लोकल टाइम होता है उसी को स्टैंडर्ड टाइम मान लिया जाता है पूरी कंट्री के लिए। इसीलिए इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी कि IST के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझ लो, ये थी 0 डिग्री ब्रिटेन से जो गुजर रही थी प्राइम मेरिडियन। इससे इंडिया वाला जो टाइम की लॉन्गिट्यूड है वो 82.5 डिग्री है ना। तो जब 82.5 इसकी इंटू आप 4, क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट रोटेट करती है, 4 मिनट से जब आप इसकी इंटू करोगे तो जो आपका आंसर मिनट्स में निकल के आएगा ना, उसको जब आप कन्वर्ट करोगे तो लगभग 5.5 घंटे का डिफरेंस देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आपको कभी भी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे यानी कि ब्रिटेन में आपको समय देगा मान लो 12 बजे, अगर दोपहर के यहाँ 12 बज रहे हैं, तो हमारी जो लॉन्गिट्यूड है वो कितने घंटे आगे आएगी? 5.5 घंटे। तो यहाँ पे कितना हो रहा होगा? लगभग 7:30, सॉरी 5:30 बज रहे होंगे यहाँ पे दोपहर के। अगर यहाँ पे हमको देगा 1 PM हो रहा है, तो इसमें आप 5:30 जोड़ देंगे तो कितना होगा? लगभग 6:30 PM हो रहे होंगे। इस तरीके से टाइम आपको निकालना है। जैसे आगे एग्जांपल के लिए देता है कि कबीर जो है वो भोपाल में रहता है किसी जगह पे। वो अपने दोस्त आलोक को बोलता है कि आज रात वो सो नहीं पाएंगे क्योंकि एक डे एंड नाइट मैच है इंडिया और इंग्लैंड का, जो कि लंदन में 2 बजे शुरू होगा। अब लंदन में 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड आपकी जो है वहाँ पे 2 PM हो रहा है, और इंडिया में उसके रिस्पेक्ट में देखा जाए तो प्लस 5.5 घंटे आगे है हमारा समय। तो यहाँ पे कितने होंगे? 7:30 PM। यानी कि लंदन में तो दोपहर 2 बजे मैच शुरू हो रहा है, लेकिन इंडिया के टाइम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इंडिया में 7:30 बज रहे हैं उस टाइम। और 7:30 बजे मैच शुरू होगा तो रात तक तो चलेगा ही। ठीक है, दिस मीन्स दैट द मैच वुड बिगिन एट 7:30 PM इन इंडिया, और रात में ख़त्म होगा अच्छे खासा। तो क्या आप टाइम डिफरेंस बता सकते हैं इंडिया और इंग्लैंड का? तो अभी हमने बताया कितना है, लगभग 5.5 आवर्स का। आगे वही कह रहा है, इंडिया जो है वो ग्रीनविच के 82.5 डिग्री ईस्ट पे लोकेटेड है, इसीलिए 5 घंटे 30 मिनट आगे है ग्रीनविच मीन टाइम, यानी कि जो प्राइम मेरिडियन है उस पर जो टाइम हो रहा है। सो 7:30 PM होगा इंडिया में, अगर वहाँ पे दोपहर के 2 बज रहे हैं तो। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनका लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट बड़ा है, जैसे इंडिया तो लगभग यहाँ पे हमको सिर्फ 2 घंटे का डिफरेंस मिला। रशिया वगैरह बड़ी कंट्रीज़ हैं, तो उसके अंदर सेंटर वाले टाइम जोन से भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, इसलिए वहाँ पे बहुत सारे टाइम जोन बना रखे हैं। एग्जाम्पल के लिए रशिया जो है उसके अंदर 11 टाइम जोन्स बना रखे हैं उन लोगों ने, और पूरी अर्थ जो है वो 24 टाइम जोन्स में डिवाइडेड है, और हर टाइम जोन 50 डिग्री लॉन्गिट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो आई थिंक आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर कुछ पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आए तो इस चैप्टर को दोबारा या बार बार रिपीट करके देखना, आपको ज़रूर समझ में आएगा। बाकी एक बार MCQ देख लेते हैं, जिससे जो थोड़े बहुत डाउट हो आपके वो क्लियर हो जाए। आगे कहता है द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन इज 0 डिग्री। फ्रिजिड जोन है वो कहाँ इसके पास लाई करता है? इक्वेटर के पास? नहीं, इक्वेटर के पास तो बहुत गर्मी होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास? नहीं, पोल्स के पास होता है। और पोल्स पे भी कहाँ? आर्कटिक सर्कल से पोल्स तक या एंटार्क्टिक सर्कल से पोल्स तक फ्रिजिड जोन पाया जाता है। टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कितने होते हैं? तो ये 0 डिग्री, यहाँ से काउंट करोगे तो कितने होंगे? 180 इधर, इधर से काउंट करोगे तो 180 इधर, तो टोटल लॉन्गिट्यूड कितने हो जाएंगे? 360। एंटार्क्टिक सर्कल इज लोकेटेड इन, आर्कटिक सर्कल जो था वो नदर्न हेमिस्फेयर में था, एंटार्क्टिक सर्कल जो है वो सदर्न हेमिस्फेयर में होगा। आगे कहता है ग्रिड क्या है? ग्रिड वही है जहाँ पे लॉन्गिट्यूड और लॉटिट्यूड्स आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। ग्रिड इज अ नेटवर्क ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप सबको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।